तो स्टार्ट करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। भाई ऐसा नहीं है तुम्हें लिखना नहीं है, जितना लिखोगे उतना ही प्रैक्टिस होती है। तो ये नहीं है कि हमारी नोट्स है हमारे पास, मूवी नहीं देखने आए, सबने लिखना है, ठीक है। रफ में लिख लो, जैसे मर्जी लिखो, लेकिन लिख लेना, क्या पता एक आधी बात नहीं सीख लो। ठीक है, तो अब हम स्टीरियो आइसोमर, हमने उस दिन कन्फर्मर स्टार्ट किया था, ठीक है। तो कन्फर्मर्स पे ब्रेक लग गई है, तो हम पहले कॉन्फ़िगरेशनल पे ही आते हैं। वो तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, ऐसा मान लो, ठीक है। तो उसको मान लो नहीं हुआ स्टार्ट। तो स्टीरियो आइसोमर दो टाइप के होते हैं, एक तो कॉन्फ़िगरेशनल, बताया था उस दिन, ठीक है, और एक हो गया कन्फर्मेशनल, एक हो गया कन्फर्मेशनल। थोड़ा आइडिया तो अब तुम्हें हो ही चुका कन्फर्मेशंस का भी, ठीक है। कन्फर्मेशनल आइसोमर, ठीक है, नहीं हुआ तो वैसे भी आगे होना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, कॉन्फ़िगरेशनल दो टाइप का होता है, एक ज्योमेट्रिकल, ठीक है, और एक ऑप्टिकल, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऑप्टिकल की पहचान क्या है, तो ध्यान रखना ऑप्टिकल, सब ये लगा लो कि इन दोनों में हमें जैसे लगता है कि ऑप्टिकल ज्यादा मुश्किल है। किसको ऑप्टिकल ज्यादा मुश्किल लगता है बताना एक बार। और ज्योमेट्रिकल किसको लगता है? ऑप्टिकल कौन कौन वाले जिसको ज्यादा मुश्किल ऑप्टिकल लगता है, और ज्योमेट्रिकल वाले, और बाकी सब आसान, सब आसान है। चलो चलो कोई बात नहीं, अब ध्यान से देखो इधर। आसान देखा जाए तो ऑप्टिकल को बोल सकते हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल में बहुत वेरिएशन होती है, ऑप्टिकल में ऐसा इतना दिक्कत नहीं होती। तो अगर मैं सिंप्लीफाइड मैनर में बोलूं, ऑप्टिकल में बस तुम्हें ये चीज देखनी है जो मैं लिख रहा हूं, अगर ये चीज तुमने कर ली तो ऑप्टिकल कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटता। वो क्या है, तुम्हें ऑप्टिकल में पीओएस ढूंढनी है। पीओएस बोले तो प्लेन ऑफ सिमिट्री, ठीक है। क्या है ये? प्लेन ऑफ सिमिट्री, प्लेन ऑफ सिमिट्री। और सीओएस, सीओएस क्या है? सेंटर ऑफ सिमिट्री, सेंटर ऑफ सिमिट्री। अगर तुम्हें इन दोनों में से कोई भी चीज मिल जाए तो इसका मतलब तुम्हारा कंपाउंड कैसा है? ऑप्टिकली। अगर इन दोनों में ये भी और ये भी, अगर ये दोनों चीजें मेरी एब्सेंट है, ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए? एब्सेंट, तो ही मैं सिस्टम क्या बोलूंगा कि भाई वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ध्यान रखना, हमारे सिस्टम में ना ही प्लेन होना चाहिए, समझाऊंगा क्या होता है, तो बेसिक बता रहा हूँ। प्लेन ऑफ सिमेट्री समझते हो? कोई ऐसा प्लेन नहीं होना चाहिए, अगर मान लो जिससे मैं काटूं तो मेरे दो सिमिलर से दिखे, मिरर इमेज दिखे। और ऐसा कोई सेंटर नहीं होना चाहिए जिसके अलोंग सिमेट्री हो। जैसे अगर मैं बोलूं ये मैं बनाता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ, एक एटम आ रहा है, यहाँ से यहाँ जाता हूँ, एक एटम आ रहा है, यहाँ से यहाँ जाता हूँ, एटम आ रहा है, यहाँ से यहाँ जाता हूँ, एटम, यहाँ से यहाँ एटम, यहाँ से यहाँ एटम। तो ये कैसा हो गया मेरा? सेंटर ऑफ सिमेट्री वाला। और प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? अगर मैं कोई ऐसा प्लेन डाल दूं जिसके लोग अगर मैं डिवाइड करूं इसको, तो मुझे मिरर इमेज मिले। देखो अगर मैं यहाँ से इसको काटता हूं तो मुझे यहाँ पर मिरर इमेज मिल रही है, देखो इसकी मिरर इमेज ये रही, इसकी मिरर इमेज ये रही, तो ये मेरी क्या हो जाती है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। आगे मैं इसको कराऊंगा, ठीक है, और भी होती है सिमेट्रीज, लेकिन बेसिकली हमें इन दो पर ज्यादा स्ट्रेस देना है। उसके बाद अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पे जाऊं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कंडीशन क्या होती है? सबसे पहली होती है हमारे क्या होना चाहिए? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। मैंने कन्फर्मर्स की क्लास में समझाया था क्या होता है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, याद होगा? एक बार फिर भी दोबारा बता देता हूँ। होगा क्या, अगर मेरा एक बॉन्ड है, ठीक है, एक बॉन्ड है, अगर मैं यहाँ पर एक और एक यहाँ से साइड वाइज ओवरलैप से इनका बॉन्ड बना दूं, मतलब क्या हो गया? अगर मेरा मान लो एक बॉन्ड है और मैं यहाँ पर पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैप से एक और दूसरा बॉन्ड बना दूं, पाई बॉन्ड, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि मैं यहाँ पर इसको रोटेट नहीं कर सकता। मतलब क्या हो गया? अगर मैं इसको घुमाना चाहूंगा, अगर मैं इसको घुमाना चाहूंगा ये वाले कार्बन को पकड़ के, तो ये वाले बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड का जो पैरेलल है वो ओवरलैप टूट जाएगा। अगर टूट गया तो क्या हो जाएगा? वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अगर बॉन्ड ही ब्रेक हो गया, इसका मतलब क्या होगा? तुमने तो बॉन्ड की या कंपाउंड की ऐसी तैसी कर दी, तो इसका मतलब क्या होगा? इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो अब जो बंदा यहाँ पर बैठा है, जो बंदा यहाँ पर बैठा है वो यहीं यहीं रहेंगे, जो यहाँ पर बैठा है और जो यहाँ पर बैठा है वो अपनी अपनी जगह पर रहेंगे। इसका मतलब अगर हमने इनका बॉन्ड तोड़ा तो बॉन्ड ही, कंपाउंड ही गया। तो हम क्या बोलेंगे?
डिपेंड करेगा कि इनके यहाँ पर कौन सी वैलेंसीज लगी हुई है, तो वहां से मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जनरेट होता है। तो पहली कंडीशन क्या हो गई इसके, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और दूसरा क्या बोल सकता हूं कि अनसिमेट्री, हम दूसरा बोल सकते हैं कि अनसिमेट्रिकल ग्रुप्स होने चाहिए। ठीक है, हमारे कैसे ग्रुप होने चाहिए, अनसिमेट्रिकल ग्रुप। मतलब बताता हूँ मतलब क्या है इसका, अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल का मतलब ये है कि अगर मेरा एक सी डबल बॉन्ड सी है, यहाँ पर अगर ए बी, यहाँ सी है और यहाँ डी है, तो क्या होना चाहिए, ए शुड नॉट बी इक्वल टू डी, ठीक है, सी सॉरी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, जो मेरा C और D बराबर नहीं होने चाहिए और A और B बराबर नहीं होने चाहिए। अगर ये बराबर हो गए तो मतलब मेरा जो कंपाउंड होगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर सकता। मतलब क्या हो गया, ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना, जो कार्बन एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं, और ये दोनों भी कभी सेम नहीं होने चाहिए। अगर ये सेम हो गए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होता। ठीक है, तो ये बेसिक था, बाकी इसी को हमने बार बार यूज करना है पूरे, आज लगा लो पूरे लेक्चर में, तो इसको फटाफट नोट कर लो। बेसिक यही होता है, हमने एक तरह से बेसिक तो समझ लिया, बस इसको अप्लाई करना है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस अलग अलग डिफरेंट जगह पर अप्लाई करना है, वो भी कर लेंगे। फटाफट नोट करो, कर लो। ठीक है भाई, सबने करना है, ऐसे ना बैठो, ऐसे बैठोगे तो भाई थोड़ी देर में नींद लेने लग जाओगे, मूवी नहीं देख रहे इधर। ठीक है, तो भाई लिख लो, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लोगे, शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। तो मैं थ्योरी वगैरह ऐसे थोड़ी लिखवा रहा हूँ, हमें समझना है, पॉइंट्स कोई लिखवाऊंगा तो उसको नोट करोगे तो समझ लो शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं तुम्हारे। एक बार रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के बारे में बता दो। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब ये है, अब एग्जांपल के तो समझोगे, देख मान लो एक कार्बन है, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड बना, अब सिंगल बॉन्ड में तो मैं क्या, अच्छा दिख नहीं रहा, अगर सिंगल बॉन्ड में तो रोटेट नहीं आराम से करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना दूं, डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया कि मैंने इनडायरेक्टली यहाँ से पी और बीटस को क्या किया, ओवरलैप करवाया। अब खुद सोचो, अगर मैंने यहाँ पर इन दोनों को ओवरलैप कर दिया, मेरे पी और बीटल है, ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड बना हुआ है और नीचे की तरफ। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो पैरेलल नहीं रहेंगे, पैरेलल नहीं रहेंगे तो क्या हो गया, अब वो कंपाउंड नहीं रहा, मतलब टूट ही जाएगा, बॉन्ड ही टूट जाएगा। तो अगर बॉन्ड टूट जाएगा इसका मतलब क्या हो गया, हम इस बॉन्ड को घुमा ही नहीं सकते। अगर घुमा नहीं सकते जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। लिख लिया? कौन है भाई, किसने नहीं लिखा? हाँ लिख भाई, दुनिया में खोना नहीं है, जल्दी लिखना थोड़ा सा, बिल्कुल आसान है, बस टाइप्स को पकड़ना है हमने और सारे होते जाएंगे। डन? यस सर। सबने? अरे एक मिनट सर। कौन भाई? यार तू तो बाद में आया, लिख लियो किसी से, तेरे लिए तो ज्यादा रुकना पड़ जाएगा। कोई नहीं, लिख, ऐसा कुछ नहीं करा इसमें, कर रखा है ना पहले, बस फिर क्यों टेंशन ले रहे। तो अगर अब मैं बात करूं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करूं किस किस में शो होगा, तो हम पहले यहीं पर कैटेगराइज कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किस में होगा, डबल बॉन्डेड सिस्टम, डबल बॉन्डेड सिस्टम हमें इनके अंदर देखना है। ठीक है, दूसरा किस में हो जाएगा, साइक्लो एल्कीन्स, तीसरा सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो एल्केन्स, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड क्यों लिए ये भी बताऊंगा। ठीक है, साइक्लो एल्केन्स, उसके बाद ट्राइफिनाइल सिस्टम, ट्राइफिनाइल सिस्टम, उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर रिएक्शंस या रिएक्शंस अंडरगोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, आगे इसको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर और कौन सा आ जाता है मेरा, सबसे पहले तो मिसलेनियस आ गया, मतलब मिसलेनियस में बहुत अलग अलग से कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे। ठीक है, और जो लास्ट बचा वो कौन सा मेरा, ज्योमेट्रिकल और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था सर। लास्ट कौन सा बचा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मतलब हमें इनके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को पढ़ना है। ठीक है, तो हमें एक एक को उठाना है और सबको कर डालना है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन सा, साइक्लो एल्केन्स, ठीक है, एल्केन्स। फिफ्थ है ज्योमेट्रिकल, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर रिएक्शंस।
ठीक है, हमें इनको पढ़ना है। आज ग्रीन कलर ले लिया, बार बार ग्रीन आ जा रहा है, चलो कोई नहीं। ये तो हमें एक एक को उठाना है और इनको पढ़ना है। लिख लिया सबने? नो वाले कौन है भाई? देख लिया ना? सबसे पहले उठाते डबल बॉन्डेड वाला। डबल बॉन्डेड भाई, जो रिवीजन मोड में है वो आंसर्स अपने नोटबुक में लिखते जाना। ठीक है, बोलना मत, लिखते जाना, वरना फिर बाकियों को दिक्कत होती है। बस लिखने अपने नोटबुक में। डबल बॉन्डेड सिस्टम की बात करता हूँ, तो सबसे पहले मैं नॉर्मली ले लेता हूँ सी डबल बॉन्ड सी। अगर मैं यहाँ पर ए ले रहा हूँ और यहाँ बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, तो सबसे पहले कंडीशन क्या होती है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की? जल्दी बता दो। ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी, सी शुड नॉट बी इक्वल टू डी। मतलब क्या होगा? अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो ही मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता हूँ। सबसे पहली बात तो ये होगी। ठीक है, उसके बाद बात आती है मेरे जो सिस फॉर्म, सिस एंड ट्रांस फॉर्म। ठीक है यार, सिस एंड ट्रांस की बात कब आएगी? ध्यान रखना, मिनिमम वन ग्रुप शुड बी कॉमन। मतलब क्या हो गया? कम से कम एक ग्रुप क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए दोनों साइड पे। एग्जांपल दूंगा, शुड बी कॉमन। मतलब क्या होगा इस बात का? अगर मैं यहाँ पर बनाना चाहूं, जैसे मैं यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी बना रहा हूँ और यहाँ पर मैंने H लगा दिया, यहाँ पर H, यहाँ Cl, यहाँ पर Cl, और दूसरे में मैंने यही ले लिया H, ठीक है, H Cl और Cl। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? पहले सबसे पहले ये चेक करो, क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है? और ये इसके ऊपर दोनों कंपाउंड ऐसे तो नहीं है सेम हो, ए है ये बी है, दोनों बराबर नहीं है, ए और बी बराबर नहीं है, ना इसमें ना इसमें। अब देखो यहाँ पर जो सेम ग्रुप है, क्या है? सेम ग्रुप, वो क्या एक दूसरे के सेम साइड पर, तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? सिस फॉर्म। ठीक है, एक भी हो चल जाएगा, और अगर मेरे वो दोनों अपोजिट पर आ जाए, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्म। ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि ये दोनों भी सेम हो, अगर ये दोनों डिफरेंट भी हो जाते तो भी हम इसको मान सकते हैं सिस ट्रांस में। तभी मैंने ये लिखा है मिनिमम वन ग्रुप कॉमन होना चाहिए। मतलब अगर मैं ऐसे लिख देता, चलो वो एग्जांपल में करवाता हूँ, अभी इतना बस देख लो। ठीक है, कि दोनों कब? जब सेम साइड पर हो तो सिस, अगर अपोजिट साइड पर हो तो क्या? ट्रांस हो। मतलब 180 डिग्री बोल लो, बिल्कुल एक दूसरे के सामने। अगर यहाँ पर CH3 भी होता तो भी सिस ट्रांस हम दे सकते थे, क्योंकि हमें एक को ही देख लेना। ठीक है, दूसरे की जरूरत नहीं है। ये बढ़िया केस हो गया कि दोनों ही सेम हो गए, बाकी अगर एक भी कॉमन होता तो भी चल जाता था। लिख लिया? भाई जो नया कर रहे हो उनको हक है कि भाई इतने बोले कि नो सर। रिवीजन वाले थोड़ी तो जल्दी लिखें। हो गया? हो गया सबका? बता देना, कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, साथ साथ लिख सकते हो तो लिख लो, जहां पर होगा ज्यादा समझने वाला वहां कहूंगा रुको पहले समझो। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा था नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द ट्रांसफॉर्म डायपोल मोमेंट, ऐसे रहने देते। सेकंड पार्ट, कंपेयर म्यू, ये क्या हो गया? कंपेयर म्यू, समझते ना क्या होता है? डायपोल मोमेंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, अभी मैं एक तुम्हें कंपाउंड दूंगा, उसका तुम्हें सबसे पहले ट्रांसफॉर्म बनाना है, उसके बाद उन सबका दोनों का कंपेयर करना है। तो जो मैं कंपाउंड है वो है मेरा ये सी, दे दो भैया पानी। सबसे पहले इसकी ट्रांसफॉर्म बनाओ, सबसे पहले इसका ट्रांसफॉर्म बना दो, और उसके बाद कंपेयर कर दो इन सबका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और डायपोल मोमेंट।
पहले कौन सी फॉर्म है तो बताओ, सिस है। अगर ये सिस फॉर्म है तो सबसे पहले पता चल गया यहाँ पर ये दोनों क्या आ रहे हैं एक दूसरे के सामने, तो सिस फॉर्म हो गए। अगर मुझे इसका ट्रांस बनाना है तो बस मुझे क्या कर देना है, इन दोनों को सामने ले आना है। H यहाँ आ जाएगा, H यहाँ, तो अपने आप ही CH3 यहाँ चला गया और CH3 यहाँ चला गया। सबसे पहले उन्होंने बोला डायपोल मोमेंट बनाना, ठीक है। अगर मैं डायपोल मोमेंट यहाँ पर चेक करना चाहूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या पता, ये sp2 है, ये sp3 है, तो इसका नेट डायपोल कहाँ जाएगा, ठीक है, और इसका नेट डायपोल कहाँ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इनकी बात करूं, इसके अंदर इसमें कहाँ जाएगा नेट डायपोल, और इसमें, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे को क्या क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट। अगर कैंसल आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे म्यू क्या हो जाएगा, और यहाँ पर जो म्यू होगा वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो कितना होगा वो हमें नहीं निकालना, बस ये देखना है कि यहाँ पर देखो दोनों डायपोल इधर जा रहे हैं इधर, तो रिजल्टेंट ऊपर की तरफ चला जाएगा, और इधर ये इधर जा रहे हैं इधर, तो दोनों एक दूसरा टकराव होगा, ठीक है, और वहां पर क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं यहाँ पे क्या बोला, जो सिस है उसका डायपोल मोमेंट क्या है, ज्यादा है ट्रांस से, सबसे पहली बात। अगर अब मैं बॉइलिंग पॉइंट देखता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या हो गया, जितना म्यू ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। मतलब बस तुम्हें क्या चेक करना है, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, सिस का, तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी किसका ज्यादा होगा, सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ट्रांस, ठीक है। अगर अब मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट ध्यान रखना, उसमें तुम्हें पैकिंग एफिशिएंसी देखनी होती है। उसमें हमें क्या देखना होता है, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया, एक तरह से ये मान लो कि अगर मैं कहीं पर टूर पर जा रहा हूँ, दो तरीके हैं, या तो मैं बैग के अंदर अपने कपड़ों को ऐसे 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 कर करके, ठीक है, बस डाल के ले जाऊं, और एक है बिल्कुल सिमेट्रिकली उनको अपने बैग में डालूं। अगर सिमेट्रिकली डालता हूं तो ज्यादा डल पाते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है, हमारा स्पेस ज्यादा बच पाता है, वेस्टेज नहीं होती, जिसकी वजह से मेरे कपड़े ज्यादा आ जाते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी जितना ज्यादा होगा, सिस्टम क्या होगा, ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा, कॉम्पैक्ट फॉर्म में होगा, तो उसका जो क्रिस्टल होगा वो बढ़िया बनेगा, बढ़िया बनेगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब खुद सोचो, हमें यहाँ पर सिमेट्रिकल ज्यादा सीरीज दिख रहे हैं, ट्रांस 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 में सिमेट्री है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर एक इधर, मतलब कि अपोजिट ग्रुप्स जो है वो सेम है, तो यहाँ पर ज्यादा सिमेट्री दिख रही है, तो जहां ज्यादा सिमेट्री हो गई वहां क्या हो जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो मैं बोल सकता हूँ पैकिंग एफिशिएंसी और मेल्टिंग पॉइंट क्या, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस बेसिस पर मैं बोलूं तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा एज कंपेयर टू सिस, ठीक है। जितना ज्यादा मैं पैकिंग एफिशिएंसी को बढ़ा सकता हूँ उतना ही मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर क्रिस्टल बढ़िया तरह से कॉम्पैक्ट फॉर्म में मिलता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है स्टेबिलिटी की। देखो स्टेबिलिटी के लिए हमें क्या देखना है, ध्यान से देखना, हमें देखना होता है कितना स्टेरिक फैक्टर है, ठीक है, कितना स्टेरिक हिंड्रेंस है या स्टेरिक फैक्टर। तो जितना ज्यादा स्टेरिक फैक्टर होगा उतना ही ज्यादा कम स्टेबिलिटी होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं बोल दूं कि भाई मेरे आसपास बहुत भीड़ है, तो भीड़ मतलब क्या होगा, मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करूंगा। जब खुला खुला होता है हम कंफर्टेबल फील करते हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, जितनी ज्यादा स्टेरिक फैक्टर होगा उतनी कम क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी। तो मतलब क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो दोनों एक दूसरे क्या हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ज्यादा भीड़ किस में दिख रही है तुम्हें, देखो यहाँ पर दिख रहा है, देखो भीड़ भीड़ हो गई एक तरफ, यहाँ पर क्या हो गया, ये इस साइड अपना मजे से बैठे और यहाँ पर ही इस साइड बैठे। बड़े ग्रुप्स क्या हो गए, अपोजिट। अपोजिट मतलब क्या, भीड़ चाल कम है, अगर भीड़ चाल कम है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो ट्रांस की क्या हो जाएगी, ज्यादा एज कंपेयर टू सिस। मतलब कभी भी क्वेश्चन आता है, बॉइलिंग पॉइंट को ऐसे देखोगे, मेल्टिंग पॉइंट को ऐसे, स्टेबिलिटी को वैसे। क्या हो गया, पैकिंग एफिशिएंसी में इतना समझो, जितना कॉम्पैक्ट अच्छी तरह से मैं क्रिस्टल को कॉम्पैक्ट करूंगा तो क्या होगा, हमारे मॉलिक्यूल्स बढ़िया तरह जुड़े हुए होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो सकता है। बस ऐसे मान लो, क्योंकि वहां पर क्रिस्टल बनना होता है ना, क्रिस्टल की हमें एफिशिएंसी देखनी होती है, वो सॉलिड स्टेट की बात होती है। यहाँ पर देखो सिमेट्री ज्यादा है ना, सिमेट्री मतलब देखो, सिमेट्री ऐसे देख सकते हो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से इधर गया CH3 मिला, यहाँ से इधर गया CH3 मिला, यहाँ से इधर गया H, यहाँ से इधर गया H, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री हुई ना, तो जहाँ सिमेट्री ज्यादा हो जाती है वहां पर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है।
क्या हम वो प्लेन्स वगैरह की बात नहीं कर, मैं नॉर्मल कह रहा हूँ कि कितना सिमेट्रिकल है कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड की सिमेट्री देखनी है। सिमेट्री मतलब क्या होगा कि अगर मैं उसको देखूं तो वो ज्यादा सिमेट्रिकल दिखे। ट्रांस हमेशा ज्यादा सिमेट्रिकल होता है क्योंकि वहां पर एक तरह से बोल सकते हैं कम से कम एक तो रिपल्शन होती है, स्टेरिकली स्टेबल होता है, प्लस दूसरी बात हो गई कि उसके अंदर तुम सेंटर ऑफ सिमेट्री मान सकते हो। प्लेन है इसके अंदर लेकिन वो ज्यादा बढ़िया होता है अगर हम ट्रांस की बात लिख लिया। अब एक क्वेश्चन अपने आप कर देना, तो लिख लिया ना। तो एक क्वेश्चन अब तुम कर दो। अगर मैं इसका तुम्हें सब बताना है, ठीक है। इसकी ट्रांसफॉर्म बना देना और बाकी सारे आंसर भी दे देना। सारे क्वेश्चन वही है जो पिछले में था, ट्रांसफॉर्म के साथ सारे आंसर। रट्टा नहीं मारना, यहाँ देखना पड़ेगा। डायपोल का नेचर बना के देखा करो, कोई एक्सेप्शन वगैरह नहीं है भाई। ये एक्सेप्शन क्या होता है, कुछ नहीं होता। ठीक, तो यहाँ पर देखो अगर मैं डायपोल बनाऊं तो इसका डायपोल कहाँ बनेगा, नीचे इसका। ठीक है, अगर मैं इसका चेक करूं इसका कहाँ बनेगा, और इसका। तो अब मुझे बताओ नेट रिजल्टेंट ज्यादा किधर होगा। ऑब्वियस सी बात है ये नीचे जा रही है ऊपर, और यहाँ पर दोनों ही कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कैंसिल आउट तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये ऊपर की तरफ जा रहा है नीचे, लेकिन यहाँ पर Cl लगा हुआ है और यहाँ पर CH3, तो वो तो बराबर नहीं है। इसका भी म्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, इसका भी जो म्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 है। लेकिन अगर मैं वैसे बोलूं, ये कौन सी फॉर्म थी मेरी, सिस, और ये था मेरा ट्रांस, लेकिन वो नेट दिख रहा है जो म्यू होगा। ठीक है, जो सिस का होगा वो कम होगा म्यू ट्रांस। ठीक है, रीजन क्या है कि यहाँ पर हमारा नेट डायपोल है, रिजल्टेंट उसका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, रट्टा नहीं मारना कि ट्रांस का हमेशा 0 होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं उसके बॉइलिंग पॉइंट की, तो इसी को देख के बताना है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सिस का कम एज कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस। ठीक है, तो यहाँ पर तो डायरेक्टली हमें बस इसकी वैल्यू देखनी है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो सिमेट्री देखनी है। सिमेट्री किसकी ज्यादा है, ट्रांस की। तो क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सिस का कम होगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस। उसके बाद स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेरिक फैक्टर। तो स्टेरिक फैक्टर कहाँ कम होगा, जहाँ दूर दूर होंगे, तो वो भी क्या हो जाएगा। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो वो भी क्या हो जाएगा, सिस की कम होगी एज कंपेयर टू ट्रांस। तो यहाँ ट्रांस क्लियर विनर दिख रहा है तुम्हें हर चीज। स्टेबिलिटी बस इतना देखना, स्टेरिक फैक्टर। यहाँ पर देखो जो ग्रुप्स है बल्कि ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट है, और यहाँ पर बल्कि ग्रुप्स क्या है, एक दूसरे के साथ है। तो जितने एक दूसरे के पास होंगे स्टेबिलिटी कम हो जाती है। मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ध्यान रखना ट्रांस वाले का ज्यादा ही होता है क्योंकि वहाँ पैकिंग एफिशिएंसी की ज्यादा होती है। स्टेरिक, जितना स्टेरिक ज्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी कम होती है। स्टेरिक मतलब क्या हो गया, देखो मोटे मोटे ग्रुप को मैं इकट्ठे बिठा दूंगा एक बेंच में, 6 मोटे लोग बिठा दो, क्या होगा, धक्के मारोगे एक दूसरे को, भाई हटो हटो। ठीक है, और अगर मैं उनको अपोजिट बिठा दूंगा तो वहां पर क्या होगा, स्टेरिक स्टेबिलिटी ज्यादा, तुम वहां पर 4 घंटे ही बैठ सकते हैं, वरना तुम 15 मिनट में एक आधे को धक्का ही मार दोगे भाई, निकल। बॉइलिंग पॉइंट में तो हमें कुछ नहीं देखना, जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसमें एक तरह से मान लो पोलैरिटी ज्यादा होगी। अगर पोलैरिटी ज्यादा तो इंटरेक्शन क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि पोलैरिटी की वजह से इंटरेक्शन होती है। अगर इंटरेक्शन ज्यादा हो गई मतलब अगर अब मुझे मॉलिक्यूल्स को दूर करना है तो मुझे ज्यादा क्या देना पड़ेगा, टेम्परेचर, तो जिसकी वजह से बॉइलिंग। कर लिया, समझ गए, क्लियर है इतना। अगला लिखो E एंड Z नोमेनक्लेचर। E एंड Z, E एंड Z, भाई शांत हो जाओ, नारी शक्ति शांत। तो अब ध्यान से देखो, अगर मेरा एक C डबल बॉन्ड C है, ठीक है, अभी तक ऐसा था कि कम से कम एक ग्रुप क्या था, कॉमन। तो मैंने क्या बोल दिया था, यहाँ पर जैसे मान लो मेरा A था और यहाँ पर मेरा मान लो A था, यहाँ पर C था, यहाँ पर D था। पहली बात तो ये थी ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए। क्या सेम है, ये दोनों सेम है,
और एक ग्रुप कॉमन है, अगर एक ग्रुप कॉमन आ जाता था तो मैं क्या बोल देता था, सिस फॉर्म या ट्रांस फॉर्म, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं बोला था ना कि अगर एक भी कॉमन ना हो वो ज्योमेट्रिक आइसोमर शो नहीं करेगा, ये तो नहीं बोला। तो अगर मैं मान लो यहाँ पर C डबल बॉन्ड C लगा रहा हूँ और यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर D, अब बताओ क्या ये दोनों सेम है? क्या ये दोनों सेम है? नो। अगर दोनों सेम ही नहीं है इसका मतलब क्या हो गया कि ज्योमेट्रिक आइसोमर तो शो करेगा, लेकिन सिस ट्रांस में बोल सकता हूँ यहाँ, क्योंकि कोई कॉमन ग्रुप तो है नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो नेमिंग का फॉर्म चलता है वो E या Z चलता है वही चीज, ठीक है। हमें अपोजिट और सेम साइड वाला ही देखना है, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ रूल्स लगाने पड़ते हैं जिसको CIP रूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो उन रूल्स के हिसाब से हमें यहाँ पर देखना होता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दे, सेकंड किसको दे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इस केस में हम क्या यूज करेंगे, कुछ CIP रूल्स। बहुत सिंपल रूल्स है। वो सबसे पहले क्या बोलता है, तुम्हें क्या कर देना है, इस कार्बन को पकड़ो, ठीक है। इस कार्बन के पास मैं जाके पूछूंगा भाई तेरे पास जो दोनों ग्रुप है ज्यादा वजनदार कौन है, ठीक है। वजनदार मतलब एटॉमिक नंबर बोलो या मास बोलो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूंगा जिसका वजन ज्यादा होगा या एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास मान लो, ठीक है, तो उसको नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। और जिसका कम होगा उसका नंबर 2। वैसे ही फिर मैं इस वाले के पास जाऊंगा, उससे पूछूंगा तेरा नंबर 1 कौन है, मतलब वेट ज्यादा किसका है, उसको नंबर 1, दूसरे को नंबर 2। अब यहाँ पर 1 2 1 2 आ गया, 1 2 बन गया, 1 यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ, ठीक है। तो वहां पर फिर मैं क्या बोल दूंगा, अगर 1 दोनों सेम साइड पर आ जाएंगे, ठीक है, तो वो Z हो जाएगा। अगर अपोजिट साइड पे आ जाएंगे तो E हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, रूल क्या कहता है कि हाई प्रायोरिटी ग्रुप, सबसे पहले हमें डिसाइड किसके बेसिस पर करना है, किसके बेसिस पे, ठीक है, एटॉमिक मास के बेसिस पर, ठीक है। उसके बाद जब हमने उनको डिसाइड कर लिया तो जो सेम प्रायोरिटी है, अगर जो सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप से लिख लो, इसको एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा। सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप अगर सेम साइड आ जाए, कहाँ आ जाए, सेम साइड, ठीक है। अगर सेम साइड आ जाते हैं तो हम उसको नाम क्या दे देते हैं, Z। अगर अपोजिट साइड आ जाते हैं, ठीक है, अगर अपोजिट साइड आ जाते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, याद कैसे रखना है देखो, अगर वरना मिक्स हो जाता है, अपोजिट होता है ना, तो आगे से तुम्हारा अपोजिट नहीं बोलोगे, तुम उसको इपोजिट बोलोगे, ठीक है। तो इपोजिट बोलोगे तुम्हें दिख जाएगा कि ई के अंदर अपोजिट होता है, ठीक है। तो वहां से याद हो जाएगा, अगर कभी भी आता है तो ऐसे याद रखो इपोजिट, ठीक है। ओ की जगह ई लगा दो, तुम्हारे आंसर वहीं से मिल जाएगा, वरना मिक्स हो जाता है ई और जेड में। बताता हूँ कि हाई प्रायोरिटी वाले को ज्यादा नंबर देना, लिख लो। अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा ना, अभी लिख लो ना इसको, पहले लिख लो, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ ना, पहले लिखो तो सही इसको। ठीक है, मान लो ये C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पर H है, यहाँ Cl है, यहाँ पर मान लो CH3 है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो SH है। देखो सबसे पहले इस कार्बन के पास जाओ, बाबा जी आपके जो दो बंदे हैं वजनदार कौन है, ठीक है, इससे पास जाऊंगा। तो पहले मुझे बताओ इससे कनेक्टेड कौन है, सल्फर, इससे कनेक्टेड कौन है, कार्बन। तो हमें पहले डिफरेंस को ही पकड़ना है। तो यहाँ पर कौन कनेक्टेड है, कार्बन, यहाँ पर सल्फर, कौन वजनदार है। तो बस पहले कोई देख के तुम अंदाजा लगा लोगे इसका नंबर क्या दे दोगे, इसको क्या दे देंगे, हो गया, ठीक है। कौन मोटा पता चल गया इधर। अब इधर देखते हैं इस साइड वाली साइड, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, Cl है और H, ये तो बेचारे अकेले ही अकेले आए, ठीक है। और ये क्या हो गया मेरा नंबर 1, ये क्या हो गया नंबर 2। अब देखो 1 और 1 सेम साइड, इपोजिट तो किसके लिए होता था ई, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 1 वाला और 1 वाला सेम साइड पे है, ठीक है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, Z। ई जब अगर ये दोनों अपोजिट साइड पे हो जाते, दोबारा बताऊं भाई, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि रिवीजन नहीं है तुम्हारी, रियल क्लास ही चल रही है, याद न्यू वाले हो गया, फिर तो अच्छी बात है। चलो ध्यान से देखो, मुझे क्या एक कार्बन को पकड़ना है, ठीक है, इस कार्बन को लेने, उस कार्बन के दोनों ग्रुप्स लगे हुए हैं, उनको नंबर 1 और नंबर 2 देने, ठीक है। दो ही लोग हैं तो भाई एक फर्स्ट आएगा एक सेकंड आएगा, किस बेसिस पर, जो ज्यादा खाता भी थे करके, ठीक है, मतलब एटॉमिक मास। तो यहाँ पर सल्फर का एटॉमिक मास ज्यादा है कार्बन का,
कम है तो नंबर 1 इसको, नंबर 2 इसको, तो इस कार्बन का किस्सा खत्म। अब इस कार्बन पे आ जाओ, 2 ग्रुप लगे हुए हैं, खाते पीते घर से कौन आ रहा है? क्लोरीन। क्लोरीन मतलब नंबर 1 नंबर 2। अब यहाँ पर देखो नंबर 1 वाला और नंबर 1 वाला दोनों कहाँ गए? सेम साइड। और मैंने क्या लिखवाया? अगर सेम प्रायोरिटी ग्रुप, सेम प्रायोरिटी ग्रुप मतलब क्या होगा? 1 1, दोनों अगर सेम साइड पर आ जाते हैं तो क्या होते हैं वो? तो ये क्या बन गया? नेक्स्ट कर दो ना। याद कर सकना इपोजिट, बस इपोजिट याद रखोगे सारे हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, शांत हो जाओ भाई, क्वेश्चन पे ध्यान दो। भाई मुंह से लिखते हो क्या? देखो एक करवा देता हूँ पहले वाला, ठीक है, उसके बाद आगे अपने आप करोगे। तुम्हारा रिवीजन है ना, जो पहली बार कर रहे हैं उनको करने दो, तुम अपना करो। देखो अगर पहला कार्बन सेम मिल जाए ना, नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ जाओ, मतलब जब तक डिफरेंस ना मिले, जैसे पहला कार्बन है, पहला कार्बन, उसके बाद अगले पे चलो, उसके बाद वो ढूंढो जो अलग है। मतलब क्या होगा, यहाँ पर कार्बन सेम आ गया था, उसके बाद हम नेक्स्ट देखूंगा। नेक्स्ट मेरे यहाँ 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन, कौन जीत गया? क्लोरीन। तो नंबर 1 इसको मिल जाएगा, नंबर 2 इसको, ठीक है, ये नंबर 1 और नंबर 2। इपोजिट, इपोजिट बोले तो अपोजिट, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ठीक है, दोनों अपोजिट, ठीक है ही ना, आ गई, तेरे तो नाम में भी आ रही, ठीक है, तो इपोजिट क्या आई से है? अच्छा चलो एक ही बात है, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पर पहले कौन आएगा? फर्स्ट, और ये क्या मिलेगा? अब यहाँ आ जाओ, देखो ये कार्बन कार्बन सेम, ठीक है, कार्बन कार्बन सेम, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ढूंढो। हमें मतलब एक तरह से ना बस उनको एक को नीचा दिखाना है, तो जैसे ही पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिल जाए समझ जाओ कि बस उसको नंबर 1 दे दो। अब यहाँ पर पहले यहाँ चलो, यहाँ क्योंकि यहाँ चलूंगा तो यहाँ एक ही बात है, मैं ऊपर की तरफ चल रहा हूँ क्योंकि मुझे नीचा दिखाना है दूसरे को सबसे पहले। तो यहाँ कौन आ गया? ऑक्सीजन। यहाँ कौन है? कार्बन। ज्यादा किसका होता है मास? तो नंबर 1 इसको, नंबर 2 इसको। इपोजिट बोले तो ई, नंबर 1 2 1 2, क्या हो जाएगा? इपोजिट दिख रहा है ये? नो, तो क्या हो जाएगा ये? अब अगले में आ जाओ, 1 2। अब यहाँ पर आओ, अगर मैं इसको तोड़ू, इस कार्बन के आगे H H और एक O लगा हुआ है, इस कार्बन के आगे देखो, जब भी ऐसा दिख जाता है ना, तो हम इसको कैसे मान के चलेंगे? एक O, एक और O और एक H, मतलब हम डबल बॉन्ड को क्या मान लेंगे कि वो 2 O से जुड़ा हुआ है, ठीक है, बस तरीका है। अब यहाँ पर देखो, ये तो कॉमन है, कट गया। उसके बाद क्या देखो, हाइड्रोजन कट गया। उसके बाद कौन आ रहा है? ऑक्सीजन, ठीक है, इसके बाद इधर कौन आ रहा है? हाइड्रोजन। तो पहला किसको दे देंगे और इसको क्या मिल जाएगा? मतलब है दूसरे को क्या फटाफट हराना है, तो हराने के लिए पॉइंट ऑफ डिफरेंस ढूंढो, जैसे ही मिले मास कंपेयर कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 1 ई पॉजिट, तो आंसर क्या बन गया? सर इसमें पूरे का मार्क्स नहीं देख सकते? ना पूरा पूरा नहीं है, रूल बना रखे हैं, ये ऐसा कोई नहीं है कि भाई इन्होंने आके बोला है, हमने नाम देना था तो हमने ये देखा कि बस वो देखना है कि किसमें ज्यादा डिफरेंस है। देखो ये कार्बन था, कार्बन आगे किससे जुड़ा हुआ है? 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। यहाँ पर जो कार्बन है, एक हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड हुआ है, तो डबल बॉन्ड O को मान लो कि 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, एज्यूम करना है बस नेमिंग करने के लिए, नेमिंग ये है। और तुम्हारा नाम ईना है तो घर वालों को सोच समझ के थोड़ी रखा है, पसंद आया रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि O है, तो यहाँ पर एक O और एक O,
दोनों को डबल बॉन्ड को 2 के फॉर्म में दिखा दो। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हाइड्रोजन कॉमन हो गया, कट गया। उसके बाद यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, कौन जीतेगा? ऊपर वाला। अगले में नंबर 1 2 1 2 क्या हो जाएगा? अपोजिट, और एक गलत हो गया क्योंकि सिस ट्रांस है। ठीक है, तो इतने बह भी नहीं जाना, ठीक है, फ्लो में, कि भाई भूल ही जाओ कि EZ कब देखना है। EZ तब देखते हैं जब चारों डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर है तो वही बात ही, ठीक है, अपोजिट भी अपोजिट वाला होता था, यहाँ पर बस क्या हो जाएगा? ट्रांस। नाम अलग है, बस काम वही है, अपोजिट वाला। ठीक है, अब अगले पर आ जाओ। 1 2। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, कैसे समझना है। ये कार्बन पर हुए, अब मैं अगले कार्बन पे चलूंगा, ये आगे 2 कार्बन से जुड़ा है, ये आगे 2 कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, अब मान लो अगर मैं अब इस कार्बन पर जाता हूँ अगले पे, ठीक है, इसका भी कौन सा हो जाएगा? अगला ये। ठीक है, अब इधर चला, मैं इधर चला, मुझे बताओ ये आगे किससे जुड़ा हुआ है? एक, यहाँ पर ये एक, उससे अगले पे चले, यहाँ पर आ जाओ। अब ये कितने से जुड़ा हुआ है? यहाँ पर ये किससे जुड़ा? 2 से, यहाँ पर भी 1 और 1 2 से। अब अगले पर चलते हैं, यहाँ पर आ जाओ, वापस यहाँ आ जाओ। अब यहाँ पर क्या हो गया? ये कितने से जुड़ा हुआ है? 2 से। ये कितने जुड़ा हुआ है? 1 2 3 से। तो पहले किससे मिल जाएगी? कार्बन नहीं, वैसे तो भाई इसका सीधा एक तरह से शॉर्टकट होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन वाली को पहली प्रायोरिटी देना। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिंग को क्या देनी होती है? हाई प्रायोरिटी। उसका मैं तुम्हें मीनिंग बताता ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, वैसे तो ये रूल होता है, लेकिन हम उसको समझ भी सकते हैं, इसलिए वो समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर सबसे पहले मैं इस कार्बन पे चला, मैं, ठीक है, इस कार्बन पे चला और यहाँ पर इस कार्बन पे चला। ठीक है, अब ये आगे 2 से जुड़ा हुआ था, ये भी आगे 2 से जुड़ा हुआ। ठीक है, क्या हो गया? और तो ये भी जुड़ा हुआ फिर 3 से। ठीक है, उसके बाद वैसे तो ये रूल होता है, मैं उसको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम इसके थ्रू भी देख सकते हैं अगर रट्टा ना मारना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद अगले कार्बन पर आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे चले गए, जब मैं यहाँ चलूंगा, ये आगे कितना जुड़ा हुआ है? 1 और 1 2 से, ये भी आगे 1 और 1 2 से। ठीक है, अब मैं उससे अगले पे चलता हूँ, अब मैं यहाँ आ जाऊँ, ये कितने जुड़ा हुआ है? 1 और 1 2 से, ये भी कितना जुड़ा हुआ है? 1 और 1 2 से। अब मैं वापिस इस पर आ गया और यहाँ पर मैं कहाँ चला? यहाँ। ये कितना जुड़ा हुआ है? 1 और 1 2, ये कितना जुड़ा हुआ है? 1 2। तो इसके क्या हो गए? प्रायोरिटी ज्यादा हो गई, तो क्या हो जाए? नंबर 1 और नंबर 2। वह तुम सीधा याद भी रख सकते हो, और आगे जगह ही नहीं थी भाई, उसमें भी एक कार्बन बैठा था, उसके अंदर खत्म हो गए कार्बन, तो हम साइकिल एक एक को छोड़ के चल रहे थे ना, वहां पर कार्बन खत्म हो गया, उसकी क्या गलती है? ठीक है, उसमें कार्बन कम, क्या हाइड्रोजन 2 2 ही लगे हुए सब में? हाँ, हाइड्रोजन तो सब पे 2 है। यहाँ पे देखो, जैसे सेकंड पे पहुंच गए हम। हाँ, ठीक है, यहाँ पे इसके पास एक कार्बन है। देख गया? देखो, सबसे पहली बात है, इसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत देनी भी नहीं पड़ेगी, ये वाला रूल ध्यान रखना होता है, बस मैंने एक बार एक्सप्लेन किया, समझ आ गया तो बढ़िया है, नहीं आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, किसी को पता भी नहीं होता, वो ये रूल रट्टा ही मारता होता। ठीक है, तो ये ना सोचो कि भाई समझ नहीं आया, ये रूल होता है, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, अभी भेजे में नहीं जा रहा तो छोड़ सकते। बस एक बार घर जाकर सोचना कि मेरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आइसोटोप आ जाए तो मास किसका ज्यादा होता है? जो हैवियर वाला आइसोटोप है, तो फिर उसको देख लेंगे। ठीक है, अगर मैं उसका आइसोटोप का एग्जांपल लिख दूं, मान लो मैं यहाँ लिख रहा हूँ CD3 और यहाँ CH3, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं H और यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? Cl, तो यहाँ पर फर्स्ट इसको मिलेगा और सेकंड इसको, यहाँ फर्स्ट इसको सेकंड इसको, अपोजिट, तो आंसर क्या हो जाएगा? भाई इसके अंदर कंफ्यूजन हो रही है तो तुम ये रूल याद रख सकते हो, रूल ही होते हैं वैसे तो। ठीक है, इसको चलो मैं एक बार, वरना तुम्हें लगेगा यार सर ने रट्टा मरवा दिया, तो ऐसे मेरा नाम खराब करोगे तो समझ लो पहले। ठीक है, ये था कार्बन। ठीक है भाई, वे शक्लें क्यों बना रहे हो ऐसी? कौन सा? ये मास ही तो देखना है। मुझे बताओ, यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर कार्बन है, कार्बन है, ठीक है, उसके आगे 3 डी लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ज्यादा मास किसका होता है? ड्यूटेरियम का, तो वो जीत गया।
बस मास ही देखना था। एटॉमिक मास तो ड्यूटेरियम का ज्यादा होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। यार पूछ लो, कोई डाउट है तो आपस में ना रखो। आगे बढ़े। अगला एक नोट बना के लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी पर बस एक नोट बना के लिख लेना। अगर यहाँ पर मेरा एक C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पर लगा हुआ है CH3, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, शांत हो जाओ भाई, देखो ये है, ठीक। तो यहाँ पर मैं इसको कैसे ट्रीट कर सकता हूँ कि ये जो कार्बन है आगे 3C से लगा हुआ है और ये कार्बन है आगे 3C से लगा हुआ है, ठीक है, ये भी और ये भी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ये रियलिटी में 3 से लगा हुआ है और ये क्या है, रियलिटी तो नहीं है, एक तरह फेक है, तो हम इसको सूडो बोल सकते हैं। ये तो हमने बनाया है ना, 3 कार्बन से लगा हुआ है, लगा तो एक से हुआ है ना, तो यहाँ पर दोनों की प्रायोरिटी सेम आ रही है। तो हमें जो रियल वाला है, क्योंकि रियलिटी में भाई वो सच में 3 से लगा हुआ है, जब सब सेम हो रहा है तो हम वो सूडो से ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ये था, दूसरा ये, यहाँ पर पहला ये, दूसरा ये, ई पोजिट, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसको नोट बना के लिख लेना, ठीक है, कि हमें सूडो से ज्यादा रियल को प्रेफरेंस देनी है अगर सब कुछ सेम चल रहा हो। क्या हो गया भाई, क्या हो गया सर? वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ट्रिपल बॉन्ड में भी तो, किसमें, ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में ज्योमेट्रिकल नहीं हो सकता। देखो यहाँ पर ये है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो H लगा हुआ है, यहाँ पर Cl लगा हुआ है, मुझे बताओ यहाँ सेम साइड या अपोजिट साइड कैसे हो सकता है कोई, यहाँ पर ये 180 पर ही रहेंगे हमेशा, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऐसे चला जाए, एक बार Cl यहाँ चला जाए, एक बार H ऐसे चला जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कैसे तैसी हो जाएगी। तो ये तो हमारा क्या sp कार्बन है ना, तो sp तो हमेशा लीनियर होता है, तो इस वजह से हम कभी भी ट्रिपल बॉन्ड में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इसके अंदर वैसे भी एक ही ग्रुप है, तो एक ग्रुप क्या होगा, सिस ट्रांस। अगले लाइन डालो, कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो सबसे पहले केस 1 है, केस 1 ओनली 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट, अगर सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो अगर मुझे बताना है तो मुझे बस क्या कर देना है, अगर एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमें पता है या तो सिस होगा या ट्रांस या ई होगा या जेड होगा। तो ध्यान रखना यहाँ पर, जैसे अगर मैं एग्जांपल दे ही लूं, ठीक है, तुम्हें पता ही है वैसे तो, ये H है मान लो, यहाँ CH3 है, यहाँ पर CH3 और यहाँ H, तो ये क्या हो गया, सिस, और इसका ट्रांस बनेगा, तो क्या हो जाएगा, दूसरा ट्रांस। तो हमारे इस वाले कंपाउंड के लिए कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए, 2, एक सिस हो गया और एक ट्रांस। तो ये सब सिंपल था, भी कर भी लिया था, बस मैंने काउंट करना सिखा दिया, 1 + 1 = 2, ठीक है, बस ये सिखाया इस केस में। तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए, 2, ठीक है, एक सिस फॉर्म और एक ट्रांस फॉर्म हो गई। ध्रुव भाई आराम से बोला करो, तेरी आवाज में बोलती है क्या? अगला केस क्या है, केस सेकंड, यहां से इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग भी ऐसा तुम्हारे हवा ऊपर से निकल जाता है, इससे हम फॉर्मूले से कर लेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन अनसिमेट्रिकल, या ऐसे लिख लो, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड, इन अनसिमेट्रिकल कंपाउंड, तो मुझे बस क्या कर देना है, 2 to the power n, ठीक है। यहाँ पर n क्या होगा, 9, where n is equal to number of double bonds showing ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। मतलब ये नहीं कि भाई डबल बॉन्ड दिखा बस,
अंधाधुंध फायरिंग कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखना है कि क्या वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन वो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर क्या होना चाहिए, मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन डबल बॉन्ड, मोर देन वन डबल बॉन्ड, ठीक है। वन वाला तो हमने कर ही लिया, एक से ज्यादा ही हमें ढूंढना होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखो लिख लिया, ठीक है। अगर लिख लिया तो इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो वो एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहली बात, इसके अंदर क्या कोई सिमेट्री है, मतलब हम इसको ऐसे दो में काट सकते हैं, मतलब दो एक प्लेन डाले कि इधर भी सेम हो उधर भी सेम मिले, नहीं है। मतलब अगर मैं कहीं से भी इसको कट करना चाहूं तो मुझे सेम मिरर इमेज नहीं मिलेगी, या बोल लो कि सेम कंपाउंड नहीं मिलेगा। कोई भी ऐसा प्लेन नहीं है जिसके अलोंग भी सिमेट्री आ जाए, इधर भी तीन बन जाए इधर भी तीन, मतलब बिल्कुल सिमेट्री बन जाए, तो नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर ये मेरा अनसिमेट्रिकल है। अगर अनसिमेट्रिकल है तो मुझे पता है क्या ये दोनों डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर भी H आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर H2 है। अगर यहाँ पर है तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा, 2 to the power n, तो क्या बन जाएगा 2 to the power 2, तो कितना बन जाएगा, क्या हो गया, तीसरे कार्बन पे CH का है, वहाँ पे CH ही आएगा। हाँ यार, इसको अगर हम बनाना चाहे, देखो अगर ये मेरा CH3 है, ठीक है, और यहाँ पर ये मेरा CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर अगर मैं H नीचे लगा दूं, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को सिस रखता हूँ, ध्यान से देखना, H और H सिस है, तो यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर CH2 CH3, और यहाँ पर H और यहाँ पर H, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, बस ओपन करके लिखे, ठीक। तो मुझे बताओ, इसको भी अगर तुम ऊपर का लिख के लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो, ठीक, ठीक है, ऐसे लिख, नहीं। तो यहाँ पर देखो ये दोनों क्या हो गए, सिस, और ये दोनों क्या, ट्रांस, तो ये क्या बन गया, एक सिस है और एक ट्रांस, ठीक है। सारे बनाएंगे नहीं, बस समझ लो। ऐसा हो सकता है कि ये दोनों क्या हो जाए, ट्रांस, ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रांस हो जाए तो ऊपर वाला भी ट्रांस ही रखो। ऐसा हो सकता है कि ये वाला सिस सिस ही रहे और ऊपर वाला भी क्या हो जाता, सिस, और ऐसा भी हो सकता है ये वाला क्या हो जाए, ट्रांस, और ऊपर वाला क्या हो जाए, और चारों के चारों डिफरेंट हो गए क्योंकि अनसिमेट्रिकल है। तो मुझे टोटल कितने आइसोमर मिल गए, 4, और हमने आंसर भी क्या निकाला था, 4, ठीक है। तो पूरे बनाने नहीं होते, बस समझना था, बना के देखना चाहते तो देख लेना, ये सिस है और यहाँ पर ये ट्रांस है, तो अगला केस खुद बना के देख लेना घर पर कि दोनों को ट्रांस बनाने की कोशिश करना, उससे अगले में इधर वाले को सिस, इधर वाले को सिस, फिर इधर वाले को ट्रांस और उधर वाले को सिस, और सिमेट्री भी नहीं है क्योंकि अनसिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब कोई सेम भी नहीं होगा, तो इस वजह से यहाँ पर 4 बन जाए, क्योंकि इसके अंदर जब बहुत सारे डबल बॉन्ड्स आ जाएंगे ना, 2 तक तो तुम निकाल लोगे, जब 3 4 5 आ जाएंगे तो ये सोच नहीं पाते, उस टाइम में फॉर्मूला ही सही रहता है, ठीक है। अगर मैं केस 3 की बात करूं, केस 3 क्या है, जब मेरे मोर देन 1 डबल बॉन्ड है, प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है मेरा, सिमेट्रिकल हो जाए, प्लस क्या हो जाए, सिमेट्रिकल, तो मेरे टोटल नंबर ऑफ टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर, जहां पर p क्या होगा, n बाय 2 माइनस 1, अगर n क्या होगा, इवन, और n माइनस 1 बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, अगर n मेरा क्या है, ठीक है। तुम्हें लग रहा होगा डिफिकल्ट सा फॉर्मूला है, लेकिन जब तुम्हें मैं बोलूंगा ना कि भाई ये बना दो, तो तुम्हें ये आसान लगने लग जाएगा,
क्योंकि इसके थ्रू ही निकाल पाओगे, बनाते बनाते पागल हो जाओगे। 2 तक निकाल लोगे, वो मैंने इसलिए 2 वाला तो तुम्हें समझा भी दिया, उससे आगे बनाएंगे तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, मतलब पी की वैल्यूज पुट करनी है जहां पर एन क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। जैसे ऊपर एन की वैल्यू थी, यहाँ पर भी वही है। अभी अप्लाई करके दिखाता हूँ फॉर्मूला, सिंपल सा है अप्लाई करने में, बस ये देख के भयानक सा है। एक सी डबल बॉन्ड के उस पे चारों ग्रुप अलग अलग लगे होते हैं। क्या वो इजेड आ जाएगा ना, अभी हम सिस ट्रांस की बात कर रहे हैं। हो गया, लिख लिया? तो एक क्वेश्चन लिखो, इसका एग्जांपल देखो, CH3, ओ भाई शांत हो जाओ, डबल बॉन्ड CH। अरे अभी एग्जांपल से समझ आ जाएगा, टेंशन ना लो, अभी करवाने तो एग्जांपल। सबसे पहले चेक करो क्या ये सिमेट्रिकल है। देखो सिमेट्री कौन सी दिख रही है, अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं, अगर मैं यहां से कट करूंगा, दिख रहा है यहाँ पर क्या C C, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ CH CH, यहाँ CH से CH से, मतलब एक का बिल्कुल कॉपी करके साइड में लगा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये सिमेट्रिकल कंपाउंड हो गया तो मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वही वाला, वो क्या था, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं, 2, बोले तो इवन, तो मेरी P की वैल्यू क्या आ जाएगी, n/2 - 1, यहाँ n की वैल्यू क्या है, 2/2 - 1, कितना आ गया, तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, 2 टू द पावर n की वैल्यू क्या है, 2 - 1 प्लस 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 क्या होता है, सबके लिए 1 होता है ना, 0 तो किसी के लिए नहीं है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 + 1, आंसर क्या आ जाएगा। अगर इसको लॉजिकली बताऊं तो ऐसा हो सकता है, दोनों अगर सिस हो, दोनों क्या हो सकते हैं, ट्रांस, एक सिस एक ट्रांस, एक ट्रांस एक सिस। लेकिन अगर ये सिमेट्रिकल है तो मतलब क्या हो गया, ये दोनों क्या होंगे, ऑब्वियस सी बात है, सिमेट्री है तो एक सिस ट्रांस और ट्रांस सिस मतलब एक ही हो गया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। ठीक है, अगर ये सेम हो जाएंगे तो टोटल कितने बन गए, 1 1 और एक 1, टोटल 3 हो गए, वहां से भी 3 आंसर। जो ट्राई करना चाहते हो, सबसे बढ़िया बात है अगर तुम इसको घर जाके बनाओगे ना कि सच्ची में सेम आ रहे हैं, सर पागल बना रहे हैं हमारा। ठीक है, अगर तुमने ऐसे करके घर पर जाके इसको ट्राई किया तो तुम सीख पाओगे। अभी तो मैं यहाँ पर बनवा नहीं रहा, एक बार घर जाके ट्राई करना, वहां से तुम्हें समझ आएगा कि सेम सच्ची में आया है, सर ने पागल बना दिया हमारा। अगर पागल बनाया होगा तो आ जाना कल, ठीक है। क्या करना हो 3 दिन में, लिख लिया। अब क्वेश्चन करो इस पर, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि भगा रहा हूँ, सब पे 5-6 क्वेश्चन तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बस खत्म करना है, जितना अच्छे तरीके से होगा उन्हें उतना करना है। तो अगर मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ, लिखो भाई फटाफट लिखो, CH3 CH, किसमें, जब निकाल लो नंबर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, आगे पूरी ऑर्गेनिक में। सब पहले में सिमेट्री है, देखो सिंपल वैल्यू नंबरिंग भी कर सकते हो, ठीक है, वैसे ही कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, मैं आयु पैक के हिसाब से नहीं कर रहा वैसे, ठीक है, कार्बन की नेम। तो अगर मैं यहाँ से बीच में से कर दूं तो बन रहा सिमेट्रिकल, CH 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 CH, डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH। ठीक है, अगर ये सिमेट्रिकल है तो मुझे फॉर्मूला क्या लगा देना है, तो यहाँ पर P की वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे हम, नंबर ऑफ कितने पाई बॉन्ड है, तो ओड है ना, तो ओड है तो मैंने P की वैल्यू पुट कर दी, बस कितना बन जाएगा, 2 की पावर 3 - 1 प्लस 2 की पावर 3 - 1/2, कितना बन जाएगा, 6। अगला सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, सोचने की जरूरत ही नहीं है, एक तरफ पीएच है उधर है ही नहीं, तो अनसिमेट्रिकल ही है। तो अनसिमेट्रिकल 2 टू द पावर क्या हो जाता है, 1 2 3, कितना बन गया,
मतलब ऐसा आ जाना कि इस तरफ पी है, ढूंढना ही नहीं सिमेट्री, ऑब्वियस सी बात है इधर है ही नहीं। अगले में कितने अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल है, तो 2 टू द पावर n, तो 2 टू द पावर 2, तो क्या हो जाएगा 4, और ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहे हैं, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इस कार्बन के पास H है और H है और दोनों क्या हो गए सेम, तो A कांट बी इक्वल टू, ठीक है। हाय हाय पता नहीं क्या कर दिया मैंने, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बस क्या आ जाएगा, है अनसिमेट्रिकली 2 टू द पावर n में n की वैल्यू क्या होगी 1, तो आंसर क्या होगा सिर्फ, तो यहाँ पर एकदम वो तुम्हें जान के ऐसे लिख के देगा, देखो क्या क्या कह रहे हो, बोलो क्या है ये, सर वो कह रही कि इस जैसे इस क्वेश्चन में कुछ पार्ट में कुछ में नहीं है ना, क्या है क्या नहीं है, जैसे सर ये a इक्वल टू b नहीं है, किस में नहीं है, सब में। फिर अभी तो लिखा आपने। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर इस कार्बन के पास दोनों वैलेंसीज सेम आ गई, तो हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने की कंडीशन क्या होती थी कि A शुड नॉट बी इक्वल टू B, ऊपर ऐसा कहीं पर भी नहीं हो रहा कि एक इनडायरेक्टली, यहाँ पर ये इनडायरेक्टली उसने मुझे ये दिया था, तो ये वाला कार्बन वही शो ही नहीं करेगा, बस मैंने H को तोड़ के लिख दिया था। लिख लिया, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बन जाता है, ये वाला। और भाई क्या हो गया है, क्या खा के आए हो आज, लिख लिया। यस सर। अगला कंसेप्ट लिखो, सिन एंड एंटी कंसेप्ट, सिन एंड एंटी। ये हम यूज करते हैं किसके लिए, ये नेमिंग हमारी ऑक्साइम्स के लिए यूज होती है। ऑक्साइम्स, ऑक्साइम्स क्या होते हैं देख लो, इसको जानते हो, ये कौन है, कौन है ये, क्या होता है ये, कीटोन है पक्का, अगर मैं एल्डिहाइड बोल दूं, मैंने क्या बोला कार्बन है, लो कार्बोनिल ग्रुप बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर NH2OH लगा दूं, तो देखो ये ऑक्सीजन है, दो पानी, ऑक्सीजन को जैसे ही दो पानी दो हाइड्रोजन मिले, वो तो भाई निकल लेगा, कल्टी मार लेगा, ले जाएगा उसको, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरा C डबल बॉन्ड N और OH, और यहाँ पर दो ग्रुप लगे रहेंगे, ठीक है। अब देखो तुम्हें पता है इसके पास एक लोन पेयर भी तो होता है, तो शेप में तो वो ही पार्टिसिपेट करता है, तो यहाँ पर दो केस बन सकते हैं, वो दो केस क्या है, या तो ये N है, ये लोन पेयर, और ये यहाँ पर ऐसे आ जाए, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ चला जाए और यहाँ पर क्या आ जाए OH, ठीक है, दोनों केसेस पॉसिबल है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ R1 और R2, ठीक है, तो ये भी क्या बन जाएगा R1 और R2, ये R1 और R2, ये क्या बन जाएगा R1 और R2। अब देखो यहाँ पर OH R1 के क्या हो गया अपोजिट, यहाँ पर OH किसके अपोजिट हो गया R2 के, दोनों डिफरेंट है, और यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, तो मतलब यहाँ पर दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो हो सकते हैं। तो ऑक्साइम्स के केस में दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो हो सकते हैं, एक का नाम सिन, एक का नाम एंटी। अभी बताता हूँ कौन है सिन कौन एंटी, अभी तो जनरल बताया, क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो, हाँ दो ही होंगे, सर एक बार फिर से बता दें। अभी तो बस मैंने ये बताया है बनता कैसे है, कैसे बनता है, अगर मैं एक कीटोन या एल्डिहाइड लूंगा उसके साथ, ठीक है, हाइड्रोक्सिलामीन का रिएक्शन करवाऊंगा NH2OH, तो क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन गया, यहाँ से दो हाइड्रोजन गए, पानी निकल गया,
पानी जैसे निकलेगा नाइट्रोजन और इसके डबल बॉन्ड बन जाएंगे, क्योंकि ये 2 बॉन्ड टूटे, इसके भी 2 टूटे, तो दोनों के बीच में 2 बॉन्ड बन गए, ये बन गया। अब मुझे पता है, ये तो मैंने बस कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया, अगर मैं इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा तो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर और एक OH। याद है ना हम अमोनिया बनाते कैसे बनाते हैं, इसको भी तो एक जगह देते हैं, ठीक है, शेप बनाने में, ठीक है, जो यहाँ पर इसको फिर बोल देते हैं पिरामिडल, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने बस उसको एक जगह दिया है। यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है OH R2 के बिल्कुल साथ में, और यहाँ पर OH R1 के साथ में, तो दोनों डिफरेंट हो गए ना, तो यहाँ पर सिमेट्रिक आइसोमरिज्म का जन्म हो सकता है। ठीक है, अभी नाम नहीं बता रहा कि एंटीगोन और सिन कौन है, अभी बस बताया बनता कैसे, 2 बन सकते हैं, ये चीज पहले फील करनी। लिख लिया कहाँ? हाँ नाइट्रोजन आएगा ना यार, इतनी भावना है तो समझो। तुम ना जब ऐसी चीज होती है ना अपने अंदर ऐसे लग जाते हो यार, हमेशा समझ नहीं आ रहा, अरे तो अंडरस्टूड सी बात है ना कि कुछ गलती हुई होगी, तुम इतनी डिस्कशन ऐसे में लगा देते हो कि सर ने शायद गलत लिखा है। नहीं यार, क्या तो सही भी हो, हमें कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर। तुम पहला केस ले लेते हैं एल्डोक्साइम्स। एल्डोक्साइम्स नाम से क्या दिख रहा है, ये एल्डिहाइड का ऑक्साइम होगा, अगर एल्डिहाइड का होगा तो एक R की वैल्यू क्या होगी H, तो अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ R और यहाँ पर लगा दूं H, ठीक है, तो वो कैसे रह सकता है, एक तो हो सकता है कि OH यहाँ आ जाए और एक, और दूसरा क्या हो सकता है कि यहाँ पर कौन आ जाए ये, और एक कहाँ चला जाए OH ऊपर और यहाँ H, मतलब इनडायरेक्टली। अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि H है और जो OH है वो क्या हो गए साथ साथ, तो इस फॉर्म में क्या बोलते हैं सिन। अगर OH और H मतलब H और OH अपोजिट चले जाए तो उसको क्या बोलते हैं एंटी। मतलब हमें H और OH को देखना है, नाम होते हैं बस कि अगर H और OH सेम साइड तो सिन, अगर अपोजिट साइड तो एंटी। मतलब हमें सब कुछ यहाँ पर OH के रिगार्ड्स में देखना है। क्यों नहीं लिखना भाई, लिखना है क्या, चलो तो तरस खा देते सर पे, लिख लो। सर को भी, सर भी क्या याद रखेंगे, हमने उनकी क्लास में लिखा था। अगर तुम्हें लग रहा है नहीं करवाया फिर तो पक्का लिखना चाहिए, ऐसा थोड़े भाई मैं और कुछ पढ़ा रहा हूँ, बल्कि लग रहा है तो फिर तो पक्का लिखो, लग रहा है नहीं कराया तो शायद सब फालतू करा रहे, काट दो। यहाँ उल्टा हो रहा है, कोई कहता नहीं कराया तो भाई लिख लो, नहीं कराया तो ना लिखो। अच्छा भाई बड़ा डिस्को खत्म करते हैं, क्लास एंड होने वाली है। एक मिनट रुको, कीटोक्साइम्स भाई बाद में दिखा देना उसको, अभी दिखो इधर लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कीटोक्साइम में पंगा क्या पड़ेगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड N, ठीक है, या N, यहाँ पर मेरा डबल लोन पेयर और यहाँ पर OH, ठीक है। मान लो यहाँ पर लगा हुआ है CH2 CH3 और यहाँ लगा हुआ है CH3, तो यहाँ पर हमारा कर्ता धर्ता हमेशा OH ही रहेगा। हमें OH पर फोकस करना है कि OH, क्योंकि अब यहाँ पर देखो H तो पहले कॉमन होता था, यहाँ पर हमेशा यहाँ पर ग्रुप तो बदलते रहेंगे, ठीक है, H तो हमेशा कॉमन होगा एल्डिहाइड में, लेकिन कीटोन में ये अलग हो सकता है, ये तो हम नाम ही उस हिसाब से देंगे। OH के यहाँ कौन आ रहा है सिन में, सिन मतलब क्या सेम साइड इथाइल, तो इसका नाम क्या रखूंगा मैं, सिन इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम। मतलब कीटोन्स के केस में हमें देखना है कि कौन OH के साइड में है। अगर यहाँ पर उल्टा हो जाता, अगर यहाँ पर ये बन जाता, ठीक है, अगर यहाँ पर ये आ जाता तो मैं क्या नाम रख देता यहाँ पर, सिन मिथाइल इथाइल कीटोक्साइम।
ध्यान रखना, इसके दो नाम हो सकते हैं। दो नाम कैसे हो सकते हैं? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एंटी मिथाइल इथाइल कीटोक्साइन। ठीक है, तो डिपेंड करेगा हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर CH3 के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ तो मैं एंटी के साथ लिखूंगा, अगर मैं इथाइल के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ तो मैं सिन के हिसाब से लिखूंगा। तो नीचे भी ऐसे नाम क्या बन जाएगा, एंटी इथाइल मिथाइल कीटोक्साइन। ठीक है, तो आज यहीं तक करते हैं, दिया आज तो सर जियो क्या जियो, आज तो जियो सर, हमारी आपके साथ दुआ है। ठीक है, ध्यान से देखो, हमें यहाँ पर OH के रिस्पेक्ट में लिखना है। ये OH है, OH के सिन मतलब क्या हो गया, उसके सेम साइड पर। तो यहाँ पर सेम साइड पे कौन है, इथाइल। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिन पर इथाइल है और बाकी कौन बचा भी यहाँ, मिथाइल। तो मिथाइल और कीटोक्साइन तो है ही। ऐसे ही अगर मैं चाहता हूं कि भाई मेरा ये लड़ाई हो रखी है इससे, तो मैं इसके रिस्पेक्ट में लिखना चाहूंगा, तो हाँ, तो मैं क्या लिखूंगा, एंटी मिथाइल इथाइल कीटोक्साइन। कर तो रहे, ये दोनों ही तो है, सिन और एंटी, सिन और एंटी तो है ये। भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, दो फॉर्म जनरेट हो पा रही है ना, जब दो फॉर्म्स आ गई तो मतलब करेगा।